गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन एसी थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर अपन ने जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किस प्रकार से जनरेट होता है, उसकी वेव फॉर्म किस प्रकार की होती है और मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ पर होता है, मिनिमम कहाँ पर होता है, ये सभी पोजीशंस अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में आपका वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगा, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डालिएगा एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लिखिएगा एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, या एसी लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि जो आपका प्रत्यावर्ती राशि होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो अधिकतम धनात्मक और न्यूनतम जो ऋणात्मक है उसके बीच में वैरी होता रहता है, इसलिए उसे फिक्स करना कठिन रहता है। तो अपन क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमेशा इसकी तुलना करवाते हैं किससे, यहां पर जो हमारा डिस्ट होगा, डीसी होगा, उससे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशि का परिमाण परिमाण अधिकतम धनात्मक, अधिकतम धनात्मक व अधिकतम ऋणात्मक, अधिकतम ऋणात्मक के मध्य निरंतर निरंतर परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसके परिणाम को निर्धारित करना या फिक्स करना क्या होता है, कठिन होता है। अतः इसके परिमाण को निर्धारित करना कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है। अतः इसकी तुलना दिष्ट राशि से करवाकर औसत मान व आरएमएस मान की गणना की जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर जरूर ध्यान में रखना है कि किससे तुलना करवाएंगे अपन इसकी, डीसी से करवाएंगे। डीसी से क्यों करवाएंगे, क्योंकि उसका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बोल दीजिएगा, वो हमेशा क्या रहता है,
फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले अपन यहां पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहां पर औसत मान निकालेंगे। तो औसत मान हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रत्यावर्ती राशि होती है उसके हाफ साइकिल का निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों की वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होती है, समरूप होती है, तो उसका औसत है वो शून्य आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान ज्ञात करने के लिए प्रत्यावर्ती राशि के ताक्षणिक मानों का औसत लिया जाता है। औसत लिया जाता तथा हमेशा अर्धचक्र का ज्ञात किया जाता है। क्योंकि यदि प्रत्यावर्ती राशि सिमेट्रिकल होती है, क्या होती है? सिमेट्रिकल यानी समरूप, सिमेट्रिकल होती है तो एवरेज शून्य होता है। एवरेज क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और अगर समरूप नहीं होती है तो आप लोगों को क्या करना होगा? पूरे साइकिल का कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यदि प्रत्यावर्ती राशि समरूप नहीं होती है तब पूरे चक्र का क्या किया जाता है? औसत लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि प्रत्यावर्ती राशि समरूप नहीं होती है, समरूप नहीं होती है तो पूरे चक्र का औसत मान लिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए यहां पर जो मैंने बोला है वही पॉइंट अपन दोबारा से देखते हैं। जैसे ये आपके पास कोई भी वेवफॉर्म है, ठीक है, अल्टरनेटिंग आप लोगों की कोई भी वेवफॉर्म है, जैसे मान लीजिए ईएमएफ लिया आपने, ठीक है, यहां पे आपका टाइम टी हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लेना है? ताक्षणिक मान लेना है किसी क्षण विशेष पे। जैसे t1 टाइम है, इस पे ईएमएफ E1 है, इस पे आपका E2 है T2 पे, और E3 हो गया T3 पे, E4 हो गया T4 पे, और E5 हो गया T5
5 पे। अब समरूप आकृति है तो आपको केवल आधे चक्कर का ही लेना है। तो यहाँ पे ई एवरेज होगा, वो आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 5 कर दोगे। अगर इसमें n पद होते हैं तो आप डिवाइड बाय क्या करेंगे n करेंगे। ये समरूप आकृति है तो समरूप आकृति का आपको हाफ साइकिल का लेना है। अगर कंप्लीट का लोगे तो यही 5 मान नेगेटिव में आएंगे, तो इनको जोड़ोगे तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। दूसरा यहां पर अपन एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो समाकलन विधि में आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा समाकलन विधि। समाकलन विधि, ठीक है। तो समाकलन विधि में आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो आप लोगों का ई एवरेज होगा वो कहां से कहां लेना पड़ेगा 0 से पाई, यानी यहां 0 से स्टार्ट हुई और पाई तक लेना आधे साइकिल का। फिर ई मैक्सिमम साइन थीटा इंटू डी थीटा फॉर्मूले का यूज करना है। अब हो सकता है कि आप लोगों ने समाकलन विधि पढ़ी ना हो तो आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट को ध्यान में रख लेंगे। तो यहां पर जो आपका ई एवरेज होगा वो 2e मैक्सिमम डिवाइड बाय क्या होगा पाई होगा। अगर आप लोग आई एवरेज ले रहे हो तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा 2i मैक्सिमम डिवाइड बाय पाई होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं यहां पर डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म बताऊंगा और उनका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखना है कोई भी जब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ मैं यहां पर वेवफॉर्म बनाने वाला हूं। जैसे आपने एक तो ये वाली वेवफॉर्म जो अभी बनाई है ये वाली वेवफॉर्म बना दी आपने, जैसे ई ले लिया आपने। ठीक है, और उसके बाद में आपने ये वाली वेवफॉर्म ले ली। ठीक है, फिर आपने ये वाली वेवफॉर्म ले ली। ठीक है, ये 3 वेवफॉर्म ले ली। उसके बाद में आपने यहां पर ये वाली वेवफॉर्म ले ली। ठीक है, ई के पदों में लिख रहा हूं मैं ईएमएफ के, आप करंट के पदों में भी इसे ले सकते हैं। फिर मैंने यहां पर ये वाली वेवफॉर्म ले ली। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहां पर एक स्क्वायर वेव ले ली है। ठीक है, ई, और इसका मैक्सिमम वैल्यू मान लेना आप ई मैक्सिमम। ठीक है, सभी में ओके। उसके बाद में मैंने यहां पर आप लोगों की ये वाली वेवफॉर्म ले ली है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहां पर एक ट्रायंगुलर वेव ले ली। ट्रायंगुलर वेव ले ली और एक मैं ले लेता हूं यहां पर शार्ट। ओके, तो इन सब का आपको एवरेज बताना है कि एवरेज क्या आएगा। तो इनके फॉर्मूले में आप लोगों को नोट करवा देता हूं। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों को इनका वैल्यू दे करके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इनको आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, देखिए यहां पर कि हमने ये तो देख लिया था कि जो हमारा जो औसत मान था
वो क्या है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन अपन स्किप कर चुके हैं, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे जरूर नोट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना। लिखिए, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट धारा का दिष्ट राशि का वह मान है जो जो समान आवेश समान आवेश का स्थानांतरण करती है या करता है। वैसे आपने एक ये यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर आपने कोई डीसी सोर्स ले लिया, ठीक है, और ये बैटरी V है, रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर आपने एक एसी सर्किट लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस R ऐड कर दिया है, तो ये एसी सोर्स है। तो ये डीसी सर्किट में जितना टी टाइम में चार्ज ट्रांसफर करता है Q, उतना ही एसी परिपथ में चार्ज ट्रांसफर करेगा। ऊपर वाला पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट राशि का वह मान है जो समान आवेश का स्थानांतरण करता है। समान समय में भी लिख सकते हो, समान समय में। ओके, तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि आप लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है, एक में एसी सोर्स कनेक्ट किया है, एक में डीसी सोर्स कनेक्ट किया है, तो दोनों समान समय में समान आवेश का क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो डीसी का वो मान क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान कहलाएगा, ठीक है। तो अब आप सभी यहां पर मुझे बताइएगा कि इनका वैल्यू औसत मान क्या होगा। तो देखो यहां पे मैं नोट करवा देता हूं आप सभी को। तो ये वाली जो वेवफॉर्म है, इसके लिए ई एवरेज इक्वल्स टू 2 ई मैक्सिमम बटे पाई होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कि ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है थीटा डिग्री, यानी यहां पर ये जो ईएमएफ इक्वेशन है लैग कर रही है। तो लैग करेगी तो इसके एवरेज वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2e मैक्सिमम बटे क्या होगा, पाई होगा। यहां पर ये क्या कर रही है, थीटा डिग्री लीड कर रही है, ईएमएफ इक्वेशन क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो भी यहां पर ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ई एवरेज बराबर 2e मैक्सिमम बटे पाई होगा। अब ये भी आपकी क्या है, यहां पर जो वेवफॉर्म है इसका भी जो एवरेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2e मैक्सिमम बटे पाई होगा। अब देखो ये हाफ साइकिल है, साइनसोइडल क्या है, हाफ साइकिल है, तो इसका एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो e मैक्सिमम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये आप लोगों की स्क्वायर वेव है, कौन सी है, स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव का जो ई एवरेज होता है वो क्या होगा, ई मैक्सिमम के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हाफ स्क्वायर वेव है, कौन सी है, हाफ स्क्वायर वेव है, तो इसका ई एवरेज आएगा, वो हमेशा ध्यान में रखना, ई मैक्सिमम बाय 2 होगा, ए मैक्सिमम बाय क्या होगा, 2 होगा। अब ये कौन सी है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर जो वेव होती है इसका भी आप लोगों का ई एवरेज होता है, वो क्या होता है, ई मैक्सिमम बाय
2 होता है। और जो यहाँ पे sawtooth है, इस sawtooth का भी यहाँ पे कितना होगा, E मैक्सिमम बाय का। तो ये सभी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है एवरेज के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों चीजें जब सीख जाओगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट लिखिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। प्रत्यावर्ती राशि का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है उसका जो औसत मान है, क्या है, औसत मान है, उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि पूरी अल्टरनेटिंग जो वेवफॉर्म है उसका एवरेज क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी पावर कैलकुलेशन में कभी भी अपन एवरेज वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, किसको काउंट करते हैं, आरएमएस वैल्यू को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा पॉइंट सबसे पहले, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि एक पूरे चक्र का औसत शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, सबको पता है। वह शक्ति की गणना में, पावर की कैलकुलेशन में, शक्ति गणना में औसत मान का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी कि किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का वर्ग माध्य मूल मान वह निश्चित राशि का मान है जो समान प्रतिरोध में समान समय में समान हीट जनरेट करती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती राशि का वर्ग माध्य मूल मान दिष्ट धारा का वह मान है जो समान प्रतिरोध में समान समय में बराबर ताप बोल दीजिए या ऊष्मा उत्पन्न करवाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं।
ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि अगली क्लास में जब अपन इन पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आप देखो, मैंने जो लिखा है उसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर आपने एक डीसी सोर्स ऐड कर दिया है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है टी टाइम के लिए। तो इसमें जो हीट है वो आई स्क्वेयर आर टी, हीट क्या है, बराबर है, ये डीसी है मान लीजिए, है ना। और यहां पर आप लोग एसी सोर्स ऐड कर दीजिए, और ये आपका कोई भी रेजिस्टेंस है आर, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इक्वल हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जनरली, कि औसत मान किस पर निर्भर करता है, आवेश पर। आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है, ताप पर, या आप कह सकते हो हीट पर। ठीक है, तो ये आपका एसी सर्किट हो गया और ये आपका डीसी सर्किट हो गया। तो ध्यान में रखना इस पॉइंट को कि समान प्रतिरोध में समान समय के लिए अगर धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उनमें ऊष्मा अगर उत्पन्न हो, समान ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, आरएमएस मान। अब किसी भी तात्क्षणिक, किसी भी वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों ने जो तात्क्षणिक मान लिए थे यहाँ पे E1, E2, E3, है ना, ये मान लिए थे आपने। तो पहले तो इनका स्क्वायर होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, E3 का स्क्वायर प्लस E4 का स्क्वायर प्लस एंड सोन E की पावर मान लीजिए स्क्वायर n। फिर इसका ये तो हो गया वर्ग, रूट मीन स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, और n से डिवाइड कर दोगे तो ये मीन वैल्यू हो गया, और ये इसका क्या हो गया यहाँ पे, रूट हो गया। तो ये ERMS वैल्यू हो गई आपकी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को इस पॉइंट में कहीं पर भी डाउट होगा। ठीक है, अगर समाकलन विधि से करते हो, ठीक है, तो समाकलन जो विधि है हमारे पास में, उस विधि से अगर आप इसे सोल्व करते हो, तो ERMS बराबर आप लोग क्या लेते हो, 0 से, जैसे आप लोगों ने यहां पर पाई हाफ साइकिल का लिया पाई, तो क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा E मैक्सिमम का, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो समाकलन अगर आप लोगों को नहीं भी पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पर इनके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए, इसके भी अपन फॉर्मूलास नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा, आप लोग उनके नोट करते जाना। ठीक है, जैसे ये वेव फॉर्म बन गई एक तो, और ये मैक्सिमम वैल्यू EM मान लेते हैं अपन। ठीक है, फिर वो लीडिंग और लैगिंग की बनाओ, लीडिंग और लैगिंग की बना लो। ठीक है, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपन ने किसकी बनाई थी, ये वाली बनाई थी, है ना, और इसके बाद में हाफ साइकिल की बनाई थी। ठीक है, फिर अपन ने स्क्वायर वेव की बनाई थी, है ना, फिर अपन ने हाफ स्क्वायर वेव की बनाई थी, फिर अपन ने ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की बनाई थी। ठीक है, ये बनाई थी। ट्रायंगुलर के बाद में अपन ने सॉटूथ की बनाई थी। ये सब मान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल मैं आपको पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो वैल्यू होगा ERMS, वो क्या होगा, EM बाय √2 होगा, और ये भी क्या होगा, EM बाय √2,
और इसका भी EM बाय √2, क्योंकि लैगिंग और लीडिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार इसका भी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे E मैक्सिमम बाय √2, है ना। और ये क्या हो जाएगा, EM बाय 2, और ये क्या होगा, EM ही होगा केवल। इसका वैल्यू क्या होगा, EM बाय √2 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, EM बाय √3 आएगा। और इसका वैल्यू भी कितना आएगा, EM बाय √3 आएगा। तो ये सभी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना। अब बता दो, अगर किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर RMS वैल्यू या एवरेज वैल्यू में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को टोटल जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल करवा सकूं। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में आपके शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, क्योंकि जिस हिसाब से अपना चल रहा है ना, यूट्यूब पर, तो उस हिसाब से तो बहुत कम बच्चे जुड़ पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुँचे, और आप क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और अगर किसी भी पॉइंट में कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।